वेलकम बैक पीटीएफ आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग एससीईआरटी की किताबें कर रहे थे, जो आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान, ये बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब पढ़िए और सटीक किताब पढ़िए। और आपके लिए जो सटीक किताबें हैं वो हो जाता है समग्र, जो आप देख रहे हैं शिक्षा अभियान का जो है, ये क्लास 7th का बुक है और पार्ट आपका दूसरा हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक होता है। अधिकतर जो फाइटर होते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों को ही अपना बेस बनाते हैं और बार बार इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यही पढ़ रहे हैं, हम लोग भी इसी का स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग लगभग 2 टॉपिक ख़त्म किया था इसमें, जो आप देख रहे होंगे। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ में चलते हैं। हम लोगों ने भाग 2 का कहाँ, कब और कैसे, जो अध्याय नंबर 1 है उसे ख़त्म किया। और दूसरा अध्याय था नए राज्य एवं राजाओं का उदय, है ना। अगला हम लोग अध्याय करेंगे, यहाँ हमारा शुरू होता है पाल वंश। ठीक है, ये हमारा पाल वंश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पाल वंश को हम लोग देखते हैं। पेन किधर गया? चलिए यहीं पेन ले लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, पाल वंश। देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक हैं, ऐसे पाल वंश के बारे में कहा जाए तो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य में इन्होंने अपना साम्राज्य बंगाल और बिहार में स्थापित किया। पाल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गोपाल। इनका नाम गोपाल हो जाता है, जो 700, यहाँ पे देख लेंगे, 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इनके बारे में और भी देखेंगे, आगे देखेंगे। 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल के पाल का क्या हुआ, उदय हुआ। पाल वंश के अन्य शासक में हम लोग गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल को पढ़ेंगे। तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम गोपाल है, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और उदंतपुरी की अगर बात कर दे तो वर्तमान में बिहार शरीफ को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, है ना। और यहीं पे इन्होंने एक मठ का भी निर्माण किया उदंतपुरी में ही। इसीलिए गोपाल का जो शासनकाल है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में बिहार शरीफ है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, गोपाल के बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए। गोपाल के बारे में ये कहा जाता है कि गोपाल ने बौद्ध धर्म में विश्वास रखा और बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो पाल वंश ही आता है ना। इसलिए इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पाल वंश जो है हमेशा त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज के आधिपत्य के लिए हमेशा ये लोग लड़ते रह गए, जिसके वजह से एक पतन का कारण भी बोल सकते हैं। पतन के कारण में एक ये भी कारण निहित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पाल वंश की राजधानी कहता है कि मुंगेर में इन लोगों ने बनाया था, है ना। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर हो जाता है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो मुंगेर स्थापना जो करता है वो देवपाल करता है, समझे। ये देवपाल के द्वारा राजधानी स्थापित किया जाता है बिहार के मुंगेर में। ठीक है, और भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया, है ना।
और ये जो है हमारा बहुत ही वीवीआई हो जाता है, बहुत वीवीआई है। बहुत बार बीपीएससी ने इसको पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, तो धर्मपाल के द्वारा होता है। ये भी पूछा गया कि वर्तमान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भागलपुर में हो जाता है। ठीक है, ये धर्मपाल के बारे में होता है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा धर्मपाल के बारे में भी जान लें तो ठीक रहेगा, है ना। देखिए, धर्मपाल की अगर बात करें तो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन करते हैं। लगभग 40 वर्ष ये क्या करते हैं, 40 वर्ष तक ये शासन करते हैं। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बार बार पूछा जाता है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और इन्हीं के समय में आप बीपीएससी मेंस जब आप लिखेंगे तो बीपीएससी के मेंस में देखिएगा पाल कला एक पूछा जाता है। धर्मपाल के समय में ही पाल कला अपने ऊंचाई पर था, और उसमें 2 कलाकार थे जिनका नाम बार बार आता है। एक का नाम धीमन है और दूसरे का नाम बिठपाल हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न आपसे, धीमन और बिठपाल हो जाता है ना। और ये लोग पाटलिपुत्र के ही नालंदा के निवासी रहते हैं, और इन लोगों ने पाल कला में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। और पाल कला धर्मपाल के समय में सबसे ज़्यादा, है ना, अपने चरम बिंदु पर था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यही धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए लगभग 200 ग्राम दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए लगभग 200 जो ग्राम था उन्होंने क्या किया, दान में दिया, ताकि इसका देखरेख किया जा सके। और एक और भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं धर्मपाल को लेकर के, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। कहा जाता है कि धर्मपाल, जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय से हार जाते हैं। और ये नागभट्ट जो द्वितीय है ये प्रतिहार वंश के नरेश होते हैं, है ना। प्रतिहार से भी हार जाते हैं। प्रतिहार वंश के जो नरेश हैं जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जब होती है तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल हमेशा उलझा हुआ रहता है, और धर्मपाल भी इससे बच नहीं पाता। धर्मपाल भी उलझा हुआ है, जिसके वजह से आप देखेंगे जो प्रतिहार वंश के सम्राट हैं नागभट्ट द्वितीय से ये हार जाते हैं। उसके बाद देखिए राजा जो ध्रुव हैं, है ना, राजा ध्रुव जो है, ध्रुव, है ना, थोड़ा इसको मिटा के अच्छा से किया जाए। देखिए राजा ध्रुव जो है, राजा ध्रुव से भी ये हार जाते हैं, है ना। और ये राजा ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश के सम्राट रहते हैं। राष्ट्रकूट, चलिए लिख दिया जाए, राष्ट्रकूट वंश के ये सम्राट होते हैं। और इस तरीके से पाल वंश का धीरे धीरे अंत हो जाता है। यानी कि धर्मपाल जो है 2 लोगों से हार जाते हैं, एक प्रतिहार से और दूसरा राष्ट्रकूट से हार जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय महाविद्यालय को क्या किया, दान दिया, है ना। हम लोगों ने इसको देखा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, आगे देख लिया जाए, क्योंकि पाल वंश से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पाल वंश। पाल वंश से बहुत बार सवाल पूछा गया है। उदंतपुरी मठ की स्थापना, है ना, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है और मठ जो है उसकी स्थापना, देखिए यहाँ पे बिहार शरीफ लिखा है, वर्तमान के बिहार। पाल वंश के शासक किसने करवाया था, गोपाल ने करवाई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो पाल वंश था इतना ही है, क्योंकि ये किताबों का निचोड़ है। और 7th क्लास में जो पाल वंश आप पढ़ेंगे तो इतना दिया हुआ है। आप अगर किताब आपके पास है तो पढ़िए, और बेहतर जानकारी होगा, है ना, बहुत बेहतर जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, महमूद गजनवी। तो देखिए गजनी आधुनिक अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। और गजनी के बारे में कहें तो अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा गांव, जहां का लुटेरा समझिए कि भारत में इस तरह से लूटा कि भारत के जितने भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको लग जाएगा कि एक छोटे से गांव का लुटेरा इतना बड़ा काम कर गया। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनको हम लोग बुत सिक्कन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे नाम है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये गजनी है, आधुनिक अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य है। और महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान का क्या था, शासक था।
देखिए इनके उपनाम में अगर हम लोग देखेंगे, अगर उपनाम देखें, है ना, उपनाम, तो इस गजनवी को सुल्तान कहा जाता है ना। देखिए सुल्तान कहा जाता है और गाजी कहा जाता है, गाजी कहा जाता है, और ये मुस्लिम संस्थापक भी होते हैं, ठीक है। और इनके और भी नाम से संबोधित किया जाता है, मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं। पूछा गया सवाल ये, मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं, जिसको बुत सिक्कन भी कहा जाता है ना, बुत सिक्कन भी कहा जाता है, ठीक है, बुत सिक्कन भी हम लोग कहते हैं इनको। यामिन उद्दौला एक और भी नाम है, जिसे हम लोग यामिन उद्दौला कहते हैं, ठीक है, यामिन उद्दौला कहते हैं। इसका मतलब होता है मुस्लिम का दाएं हाथ, है ना, इसका मतलब होता है कि मुस्लिम का दाएं हाथ होता है। यामिन उद दौला का मतलब होता है मुस्लिम का दाएं हाथ। और आमिन उद मिल्लत जो है ना, आगे भी थोड़ा सा देख लिया जाए इसको। एक और भी नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आमिन उद, ठीक है, मिल्लत, ठीक है, आमीन उद मिल्लत भी कहते हैं। मुस्लिम का संरक्षक कहा जाता है, मुस्लिम का संरक्षक, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन लगा कि हमको चर्चा कर देना चाहिए, ठीक है। और इनके जो दरबारी कवि हैं, उनका नाम है उत्बी, नाम हो जाता है उत्बी, है ना, दरबारी लेखक ही हो जाते हैं। इनके समय में दरबारी लेखक है उत्बी, जो बहुत बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। और इन्हीं के समय में फिरदौसी जो हैं, है ना, जिन्होंने शाहनामा लिखा, इन्हीं के समय में देखिएगा फिरदौसी जो हैं, फिरदौसी, है ना, फिरदौसी का पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, जिन्होंने शाहनामा लिखा, है ना, शाहनामा लिखा, इन्हीं के समय में थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम अगर देखेंगे तो अबू रेहान मोहम्मद हो जाता है, अबू रेहान मोहम्मद हो जाता है महमूद गजनवी का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सन 1010 से लेकर के 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर, मथुरा, थानेश्वर, कनौज, वृंदावन और सोमनाथ के मंदिर थे। कहा जा रहा है कि कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने, कुल 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। थोड़ा सा एक चीज़ और भी देख लेते हैं, है ना। देखिएगा 1001 में इन्होंने जयपाल जो शासक थे, जयपाल, यहाँ पे देख लिया जाए, जयपाल जो हिंदू शासक थे, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया और जयपाल उस चीज़ को सह नहीं पाए, जिसके वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1001 में हम लोग 1006 की अगर बात करें, 1006 में, तो 1006 में नगरकोट जो मंदिर है उसको उन्होंने लूटा। देख लीजिए, नगरकोट मंदिर जो है, नगरकोट मंदिर जो है, और ये नगरकोट मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में नगरकोट मंदिर को इन्होंने जीता, मतलब लूट लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1008 की बात है, आनंदपाल की हत्या हो जाती है इस समय में। उसके बाद देखिएगा 1012 में ये मथुरा को जीतते हैं, मथुरा जो मंदिर है, मथुरा में जो मंदिर है, मथुरा मंदिर को ये लूट लेते हैं। याद रखिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1012 में, 1012 में मथुरा मंदिर को ये लूट लेते हैं। उसके बाद देखिए 1000 जो 18 होता है, 1018 में ये उज्जैन मंदिर को लूटते हैं, उज्जैन मंदिर को 1018 में, ठीक है। और 1014 की अगर बात करें, 1014 में, तो यहाँ पे देखिए चक्रस्वामी मंदिर, चक्रस्वामी मंदिर, ठीक है, चक्रस्वामी मंदिर को लूटते हैं। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा मंदिर को कब लूटा, उज्जैन मंदिर को कब लूटा, चक्रस्वामी मंदिर को कब लूटा, सोमनाथ मंदिर के बारे में बार बार चर्चा मिलता है ना। तो ये हो जाता है आपको, चक्रस्वामी मंदिर को इन्होंने लूटा, है ना। अगला हम लोग देख ले, यहीं आपको 1025 में जो बार बार प्रश्न आपसे पूछता है, सोमनाथ का मंदिर जो है ना, सोमनाथ का मंदिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने
लूटा था सोमनाथ का मंदिर। और ये महमूद गजनवी का 16वां अटैक था। 16वां। कहा जाता है कि इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया और 17वां यानी कि अंतिम जो आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। तो ये 16वां जो था, ये सोमनाथ मंदिरों को इन्होंने क्या किया, ये लूट लिए। और यहाँ पे देखेंगे ये जो संरक्षक सोमनाथ मंदिरों का जो संरक्षक थे वो भीम सिंह प्रथम थे। भीम सिंह प्रथम हो जाते हैं। पूछा जाता है ये जो सवाल है पूछा जाता है, और इनका जो संबंध है चालुक्य वंश से होता है ना, चालुक्य वंश से होता है। ठीक है। 1025 में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूट लिया जाता है और महमूद गजनवी का यह 16वां अटैक होता है, आक्रमण है। और इसके संरक्षक के रूप में भीम सिंह प्रथम थे, जो बचा नहीं पाया इस मंदिर को, और इनका संबंध चालुक्य वंश से होता है। ठीक है। चलिए हम लोग इतना काफ़ी किए, आगे हम लोग देखते हैं। तो कुल कितना 17 बार भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाएं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहता है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, है ना। और सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में था, है ना, गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे, तो गुजरात में है। ठीक है। बाद में इसी का प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, बाद में इसका पूरा निर्माण करवा करके। ठीक है। जिसमें राजेंद्र प्रसाद पहुँचते हैं, जिसके वजह से जवाहरलाल नेहरू रुठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि इतने बड़े पद पे रहते हुए ऐसा तुच्छ काम नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उद्देश्य था इनका धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था, प्रथम उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है। धन लूटने के ही उद्देश्य से बार बार 17 बार भारत पे इसने आक्रमण किया। और दूसरा जो उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया, है ना। क्या हो जाता है, दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे कहता है कि शहनामा पुस्तक के रचयिता कौन होते हैं, तो फिरदौसी हो जाते हैं। ठीक है। शहनामा पुस्तक के रचयिता कौन होते हैं, फिरदौसी होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये किताबें बहुत इतना अच्छा मटेरियल इसमें दिया हुआ है। हम तो यही देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को बार बार यही बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 किताबें हैं तो बीपीएससी का सिविल सर्विस भी हो जाता है, और ये देखिए यूपीएससी भी लोग फाइट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन विद्यार्थियों को लगता है कि एनसीईआरटी में क्या है ना, क्या नहीं है, बहुत कुछ है एनसीईआरटी में। ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ते हैं ये किताबें, मेरे ख्याल से 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब पे ध्यान दीजिए और बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ से आपको मिल जाएगा। बीपीएससी जो भी लेवल बढ़ा देगा, जो भी कर देगा, यहीं से सवाल निकाल करके आपसे पूछ देगा। अगर आप किताब पढ़े रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग इस किताब का निचोड़ कर आ रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा अंदर घुसेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो टाइम हम नहीं चाहते हैं कि आपका बर्बाद हो, और बकवास तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो महमूद गजनवी से जो यहाँ तक जो सवाल बनता है वो हम लोगों ने देखा, है ना। और इनके बारे में एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का जो संबंध है किस वंश से हो जाता है ना। वंश कभी कभी पूछता है कि महमूद गजनवी का वंश किससे हो जाता है, तो यामिनी वंश के थे। ये यामिनी वंश से बिलोंग करते थे, है ना। यामिनी वंश से बिलोंग करते थे। इसके समय में कहा जाता है कि फारसी संस्कृति का केंद्र कहाँ था, फारसी संस्कृति का केंद्र आपको लाहौर हो जाता है ना। फारसी संस्कृति का जो केंद्र है ये लाहौर हो जाता है। ठीक है। लाहौर होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। वो हो जाएंगे हमारे मोहम्मद गोरी। ठीक है। यहाँ से अब कहानी शुरुआत होगा। ठीक है। मोहम्मद गोरी जो है यहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी जो है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। चलिए मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना, है ना। कहता है कि मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन को लूटना था। आगे देखिए, कहता है इसमें कि मोहम्मद गोरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई, स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई।
और ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, है ना, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें चौहान वंश के जो सम्राट थे वही जीते थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान थे। और इसी में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और ये तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ तैयारी के बाद जब फिर से दोबारा मोहम्मद गोरी भारत आता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है और इस समय मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज जो है ये यहाँ पे हार जाते हैं, ये पृथ्वीराज यहाँ पे हार जाते हैं। और 1153 में अगर देखा जाए, है ना, 1193 में, तो यहीं पे ये गद्दी पर बैठता है ना, यहीं पे ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, सही रहेगा, है ना। चलिए इसको साफ किया जाए। इनके बचपन का नाम जो है, देखिए बचपन का जो नाम है ना, ये शहाबुद्दीन रहता है, शहाबुद्दीन रहता है इनके बचपन का नाम। ठीक है, और उपनाम जो है, उपनाम देखा जाए तो उपनाम इनका मोहम्मद बिन साम हो जाता है, मोहम्मद बिन साम हो जाएगा, है ना, बिन शाम हो जाता है, मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, और ये जो वंश है गौर वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, गौर वंश से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही पहली बार जब सिक्का इन्होंने चलाया तो उस सिक्के पे लक्ष्मी का चित्र था। ठीक है, सिक्का इन्होंने चलाया, जो प्रश्न बार बार पूछता है बीपीएससी, इन्होंने जो सिक्का चलाया उस पे लक्ष्मी का क्या था, चित्र था। और ये दूसरा तुर्की आक्रमण इस समय होता है भारत में, दूसरा तुर्की आक्रमण यहाँ पे, सेकंड तुर्की आक्रमण कहाँ होता है, तुर्की आक्रमण भारत में होता है ना। और इसी इस्लाम या मुस्लिम आक्रमण स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे देखिए, कहता है कि एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। ठीक है, क्या कह रहा है, एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी के तक ले गया और वहाँ से गंगा का पानी लेकर अपने यहाँ, सॉरी हम लोग यहाँ तक थे, एक मिनट, एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया, वहाँ से गंगा का पानी लेकर अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर गंगाई कोंडचोलपुरम के नाम से जाना जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल तथा थल सेना का उपयोग किया, जल सेना का क्या किया, उपयोग किया। ठीक है, और ये देखिए बृहदेश्वर का मंदिर जो पूछा जाता है आपसे, बृहदेश्वर का मंदिर जो पूछा जाता है, तंजावुर अभिलेख में इसका वर्णन है, उत्तर मेरू अभिलेख में इसका भी वर्णन है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला कर लेते हैं। अगला करने से पहले हम लोग ये देखें कि थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो जाए, लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा, मुस्लिम होने लगेगा।